तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात और ईरान अफ़गानिस्तान से किया जाता था। इन चीज़ों को हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे इन चीज़ों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या हुआ करता था, भोजन के बारे में जान लेते हैं। लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे, यानी नगर के साथ साथ गाँव में भी लोग रहा करते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे, यानी यहाँ के लोग पशुपालक भी थे और किसान भी थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों खाने के सामान देते थे। यानी कि जो वहाँ के लोग थे, जो शहर में रहने वाले लोग थे, वो दूसरों पर आश्रित थे, यानी कि भोजन के लिए गांव में रहने वाले किसान और चरवाहों के ऊपर आश्रित रहते थे, जिनमें से लेखक होते थे, शासक होते थे और दस्तकार शामिल हैं। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो कौन कौन सी फसलें उगाते थे? गेहूँ हो गया, जौ हो गया, दाल हो गई, मटर हो गया, धान हो गया, तिल हो गई और सरसों हो गई। ज़मीन की जुताई के लिए हल का भी प्रयोग एक नई बात थी, यानी कि हल का भी प्रयोग कब होने लगा था? हड़प्पा सभ्यता में होने लगा था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वहाँ प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, यानी जो हड़प्पा सब काल की बात करते थे, वहाँ पर जो हल बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। और ज़रूरत पड़ने पर फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। कौन कौन से जानवर पालते थे? गाय पालते थे, भैंस पालते थे, भेड़ पालते थे और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह थे, यानी जो बस्तियां हुआ करती थी उनके आसपास तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। कौन से फलों को इकट्ठा करते थे? बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। तो किनका शिकार करते थे? मछलियाँ पकड़ते थे, बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और हिरण का शिकार करते थे। तो यहाँ देख सकते हैं कि गुजरात और ईरान अफ़गानिस्तान का से कीमती पत्थर, फिर नगरों में रहने वाले लोग के लिए भोजन, किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों और लेखकों और दस्तकारों के लिए खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। फिर बात करते हैं ज़मीन की जुताई के लिए हल का भी प्रयोग एक नई बात थी। यहाँ पे हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि यहाँ लकड़ी के हल बनाए गए थे, लेकिन हल के आकार खिलौने से मिले हैं। ये पहले ही टॉपिक इसको डिस्कस कर चुके हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए कुछ तरीके अपनाए गए होंगे। संभवतः पानी संचय किया जाता होगा, ज़रूरत पड़ने पर उसमें फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी यानी जानवर यानी पशुपालक भी हड़प्पा के लोग हो गए थे। यानी कौन से जानवर पालते थे? गाय पालते थे, भैंस पालते थे, भेड़ पालते थे और बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे।
लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसी फसलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार किया करते थे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलवीरा नगर बसा हुआ है। कौन सा नगर बसा हुआ है? धौलवीरा नगर बसा हुआ है। वहाँ साफ पानी मिलता था, ज़मीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलवीरा नगर 3 भागों में बांटा गया था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के नगर होते थे वो 2 भागों में विभक्त होते थे, लेकिन जो धौलवीरा नगर जो था वो 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इनके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर के एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे एक लकड़ी में जड़ा गया अनोखा अवशेष मिला है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो होते थे उस पे सिर्फ छोटी मोहरों पर ही छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यानी लोथल किसके लिए फेमस था? कीमती पत्थरों के लिए फेमस है। यहाँ पत्थरों और शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ें महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी किसके लिए महत्वपूर्ण केंद्र था लोथल? पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। अब इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि भंडार गृह भी कहाँ उपस्थित था? लोथल में उपस्थित था। इस भंडार गृह में कई मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। रास्ते में आने वाली नाव रुकती थी। तो अगर जिक्र की बात करें तो बंदरगाह का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो फिर वही टॉपिक, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण था। धौलवीरा। कच्छ में खादिर खेत किनारे धौलवीरा नगर बसा हुआ, साफ पानी मिलता था। धौलवीरा को 3 भागों में बांटा गया था। हर शहर के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। उसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों से खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह अनोखा अवशेष है। फिर लोथल की बात करते हैं। तो लोथल गुजरात की खंबत की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई वस्तुओं का महत्वपूर्ण केंद्र था। फिर इस नगर में भंडार गृह भी था। मुद्रांकन, मोहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी हुई उनकी छापें मिलती हैं। यहाँ पर इमारत भी है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अब बात करते हैं, यहाँ इमारत मिली जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके। अब बात करते हैं मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन का मोहरबंदी क्या है। तो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के लिए मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी।
मुहर की छाप मुहरबंदी कहते हैं, यानी मुहर के छाप को ही मुहरबंदी कहते हैं। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान में छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता का अंत का रहस्य क्या है? तो सभ्यता का अंत लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाँटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर कच्चे माल आयात काफ़ी कम हो गए। मोहनजोदड़ो में सड़कें पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। तो यह सब क्यों पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण हो सकता है कि ईंटें पकाने के ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियाँ बड़े बड़े झुंडों को चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान संभवतः अंत का रहस्य। नदियाँ सूख गई, जंगलों का विनाश, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, कई छोटी बस्तियों में जाकर बस जाना। तो आज का चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।